Hello students, welcome you all on the Study Schools YouTube channel. This is Abhishek Tiwari here, and I'm presenting you the very next video of this chapter second of federalism. So let us talk about it further advancing in the next topic. बच्चों, इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें स्टडी कर ली थी. व्हाट इज़ फेडरलिज़म, हमने इसको स्टडी किया था कि फेडरलिज़म क्या होता है. उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया फेडरलिज़म को. स्टडी करने के बाद उसके फ़ीचर्स को हमने स्टडी किया. फ़ीचर्स के बाद फिर व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, हमने उसके लिए जो लिस्ट 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूचियां हैं, उसमें 7th जो लिस्ट है उसके ऊपर हम लोगों ने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअल लिस्ट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया. तमाम डिटेल्स इसके बारे में जाने. ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है हाउ इज़ फेडरलिज़म प्रैक्टिस्ड. ठीक है, फेडरलिज़म कैसे प्रैक्टिस की जाती है ना, कैसे इंडिया में फेडरलिज़म प्रैक्टिस की जाती है, तो उसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. लेट अस टेक अ लुक. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज़म. संवैधानिक जो प्रावधान हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी फेडरलिज़म के सक्सेस को लेकर के. बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्याप्त हैं. केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बना देने भर से जो है फेडरलिज़म का सक्सेस होना ये इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है. इफ़ अ फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, अगर एक फेडरल एक्सपेरिमेंट भारत में सफल रहा है, इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो केवल इसलिए नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक प्रोविजंस को क्लियरली ले आउट किया गया है, क्लियरली उसको साफ साफ लिखा गया है, केवल इसलिए नहीं है. ठीक है, ये सफल है तो इसका मतलब केवल ये नहीं कि संविधान में सबका वर्णन है इसलिए सफल है. नो, the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. जो रियल सक्सेस है फेडरलिज़म का हमारे देश में, it can be attributed, it can be qualified to the nature of democratic politics in our country. हमारे देश में लोकतांत्रिक जो पॉलिटिक्स का जो स्वभाव है, जो नेचर है, ठीक है, उसकी जो प्रकृति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी डेमोक्रेसी के, फेडरलिज़म के सक्सेसफुल होने के. ठीक है, कि वहाँ का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसा है. ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में भले लिखा हो पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में उसका जिक्र ना किया गया हो. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में उसको प्रैक्टिस न किया जाता हो, तो केवल जिक्र कर देने से, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भर देने से फेडरलिज़म सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. ठीक है, this ensured, ये इंश्योर करता है that the spirit of our फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कि जो हमारी एक स्पिरिट है, हमारा जो जुनून है फेडरलिज्म को लेकर के, रिस्पेक्ट है डाइवर्सिटी को लेकर हमारे देश में, डिज़ायर जो है लिविंग टुगेदर, और एक साथ रहने के जो डिज़ायर्स हैं, ये सब ऐसे चीज़ें हैं हमारे देश में जो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के जो एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें लागू हैं. ठीक है, और ये सब हैं तो फेडरलिज़म को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है, सक्सेसफुल इसीलिए होता है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वे इन विच दिस हैपेंड. ये कुछ और देखेंगे किस तरीके से, मेजर तरीके से ये सब चीज़ें हमारे देश में होता है. इसके कारणों को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. अब हम लोग चल रहे हैं और इसके स्टडी करेंगे कि किन सब वजहों से जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज़म है, जो रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, ऐसे तमाम शेयर्ड आइडियाज़ को हमारे देश में रिस्पेक्ट मिलती है, उसके कारण क्या हैं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने चल रहे हैं. ठीक है, मीन्स हम पड़ताल करेंगे कि कैसे फेडरलिज़म हमारे देश में सक्सेसफुल होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें पहली चीज़ आती है लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो पहली इसमें बात जो आती है वो होती है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात है. ठीक है,
कि भाषा जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषा जो है, ठीक है, मतलब भाषाई आधार पे राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखिए कि लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब भाषाई राज्य कहते हैं उसको, भाषा के आधार पे स्टेट्स। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो क्रिएशन हुआ लैंग्वेज के आधार पे राज्यों का, ठीक है, ये पहला और बहुत ही बड़ा टेस्ट था हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारे देश में। इफ़ यू लुक एट, अगर आप इन चीज़ों को देखें, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को देखें तो आप पाते हैं द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज डेमोक्रेसी इन 1947, कि जब देश ने हमारे एक डेमोक्रेसी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की 47 में, एंड दैट ऑफ 2019, और 2019 को अगर आप देखें तो आपको भारत के मैप में बहुत सा बदलाव देखने को मिलेगा। 2020 देखें तो आपको बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। जितनी मात्रा में बदलाव हुए हैं इनको देखकर आपको सरप्राइजेस होंगे, आपको आश्चर्य होगा। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड। बहुत से पुराने स्टेट्स जो हैं अब गायब हो चुके हैं और बहुत से नए स्टेट्स आज उनका जन्म हो चुका है, बन चुके हैं। एरियाज़, बाउंड्रीज़, नेम्स ऑफ द स्टेट्स, इन सब में भी बहुत बड़े एक्सटेंट पे, बहुत बड़े पैमाने पे आज बदलाव हो चुका है, ठीक है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्टेट्स बने। जैसे आप देखते, अगर हम बहुत दूर ना जाएं तो 1960s के दौर में पहले जैसे उत्तराखंड बना, इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड बने। फिर अभी आते आते आपने देखा 2016 में एक तेलंगाना स्टेट बना। फिर आते आते आपने जम्मू कश्मीर को फ्री होते हुए देखा, और जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से एक यूटी और एक और नए यूटी लद्दाख, ठीक है, का नाम आपने सुना, ठीक है। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 यूटीज़ को आपस में जोड़ दिया, यूनियन टेरिटरीज़ को, उसमें दादरा नागर हवेली और दमन दीव को आपस में जोड़ दिया। तो ये तोड़ मरोड़ जो है ये देश में बहुत बड़े पैमाने पे हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं ना कि मैप को अगर आप देखें तो आपको बड़े पैमाने बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये बदलाव क्यों हैं आज? फेडरल हमारी जो एक नेचर है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, उसमें फेडरलिज़म, उसमें संघवाद शामिल है। इस चीज़ की ओर इशारा करते हैं कितने बड़े पैमाने पे बदलाव, अगर एक लोकतंत्र है जहां सबकी सहमति से कुछ होता है, तो अगर आज इतने बदलाव हुए हैं जिसका मतलब है कि सबकी सहमति, सबका फेडरल रोल रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन 1947 द बाउंड्रीज़ ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स, ओके, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव हुए, ठीक है। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। ये ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि अगर एक तरह के भाषी लोग हैं, मतलब एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उन्हें एक तरह के क्षेत्र में रहने का अधिकार मिले जहाँ पे वो सब लोग एक साथ रह सकें। इसलिए भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। कुछ स्टेट्स थे उन्हें बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे, बट टू रिकग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर। लेकिन इसके अलावा जो उनकी विभाजन था, इनको राज्यों के रूप में बंटवारा हुआ बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट टू रिकग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर। लेकिन जो उनके अपने डिफरेंसेस थे ना, कल्चर के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, ज्योग्राफी के आधार पे, उनको भी पहचान दी गई हमारे देश में, ठीक है। दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ऐसे करके बहुत से स्टेट्स बने हमारे देश में। ओके, व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, जब जो है व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जब इस तरह के ना भाषा के आधार पे राज्यों को बनाने की मांग जब हमारे देश में बढ़ी, कुछ नेशनल लीडर्स जो थे वो इस बात से डर रहे थे, ठीक है, वो इस बात से डर रहे थे दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। उन्हें ये डर था कि देश का फिर से डिसइंटीग्रेशन या विभाजन ना हो जाए, ठीक है। वो इस बात से डर रहे थे अगर हम भाषा के आधार पर देश को बांट देंगे तो पता लगा कि मराठी लोग अपनी एक राज्य में बट गए, बिहारी अलग हो गए, बंगाली अलग हो गए, तो बाद में चल कर कि अलग अलग देश ना बन जाएं, इसलिए कुछ लोग चिंतित थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ना इस बात को माना
और राज्यों का भाषा के आधार पे राज्यों के गठन को वो भी सरकार नकारती रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, विरोध करती रही इस बात का। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन बाद में सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि जो फॉर्मेशन है, ठीक है, बाद में सरकार को ये अनुभव हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि जो इस फॉर्मेशन है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, भाषा के आधार पे राज्यों का अगर हम विभाजन कर देंगे ना, तो इससे देश डिसइंटीग्रेट नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा यूनाइटेड हो जाएगा, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इसके आधार पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आसान हो जाएगा। देश में प्रशासनिक तरीके से मतलब जो देश में एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है भाषा के आधार पे जो है राज्यों को बांटा गया। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले जो अगर भाषा के आधार पे हम बात करें तो जो पहला राज्य इसके आधार पे बना, ठीक है, वो था आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषियों के लिए जो पहला राज्य, इसकी मांग भी आंध्र प्रदेश से ही उठी सॉरी, इसकी मांग भी आंध्र प्रदेश से ही उठी। श्री रामलुलु करके एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि 1950s के बाद 53 में उन्होंने एक बड़े धरने को ऑर्गेनाइज़ किया, एक बड़े जो है स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल उन्होंने किया। और केंद्र सरकार क्योंकि मान नहीं रही थी कि वो भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटेगी, लेकिन फिर उसके बाद वो धरने पे बैठ गए, और धरने पे बैठने के बाद ना लंबे समय तक उन्होंने धरना किया, कम से कम 60 से 70 दिनों तक वो भूखे रहे, और फाइनली उसी की वजह से उनकी मौत हो गई, भूखे रहने की वजह से मौत हो गई, देश में विद्रोह बढ़ने लगा। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्टेट रिकन्स्ट्रक्शन कमेटी बनानी पड़ी, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, एक कमीशन बनाना पड़ा, ठीक है। और रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जिस आयोग बनाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। लेकिन उसके पहले ही हमने जो है लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश को, जो बाकी हैदराबाद स्टेट था ना, उस समय तक हैदराबाद एक निज़ामों का एक निज़ाम थे, उन्हीं का अड्डा था पूरा, ये हैदराबाद स्टेट कराता था। बाद में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस सरकार थी उस समय, उसने आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का जो है दर्जा दे दिया तेलुगु भाषियों के लिए, और हैदराबाद को उनकी राजधानी बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से पहले स्टेट जो बना लैंग्वेज के बेसिस पे, वो कौन सा बना, 1956 के पहले तक वो आंध्र प्रदेश बना। फिर 62 में फिर 2 और स्टेट टूटे, जैसे कि हम बात करते हैं बॉम्बे की, उसमें बॉम्बे था, बॉम्बे टूट करके जो है मराठी बोलने वालों और गुजराती बोलने वालों में अलग हो गया, तो उसको महाराष्ट्र और गुजरात नाम दे दिया गया, ठीक है, 62 में। तो ऐसे करके फिर 63, 64 ऐसे होते 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 आज इतने ढेर सारे स्टेट्स देखने को मिलते हैं ना। उत्तर प्रदेश जो था उसका नाम सेंट्रल प्रोविंस था, उसका नाम बदल करके उसको उत्तर प्रदेश बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे तमाम बदलाव किए गए, कुल मिला के 11 से 12 स्टेट ही उस समय तक थे। आज आप देख रहे हैं राज्यों की संख्या 28, 29 पहुंच गई है, और इसके साथ साथ 28 के आसपास और उसके अलावा 8 के आसपास यूटीज़ हमारे देश में आज हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अगला जो लेक्चर है, जो उसमें हम बताएंगे लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में अगले। तो एक देखिए, फेडरलिज्म की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। आज लोगों की सहमति नहीं होती, लोग एक फेडरल नेचर में ना सोचते डेमोक्रेसी में, तो ये बदलाव शायद ना होने पाता, ठीक है। और इस बदलावों को सब एक्सेप्ट भी किए, इसका मतलब है कि फेडरल सिस्टम हमारे इंडिया में फंक्शन करता है। इसका एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। फिर अगले लेक्चर में जब हम कल मिलेंगे तो हम लैंग्वेज पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप ये एग्जाम्पल भी हैं जिसके माध्यम से हम लोग फेडरलिज्म को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, यू एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।